नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स वास्तुशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDVS MVS 013 गृह एवं व्यावसायिक वास्तु खंड 1 कक्ष एवं शाला विचार इकाई 1 गृहों के प्रकार 1.1 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप गृह के अनेक भेदों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। पाषाणादि गृहों के स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। एकशाल गृहों का स्वरूप एवं इसके अनेक प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। द्विशाल गृहों का स्वरूप एवं इसके अनेक प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। त्रिशाल गृहों का स्वरूप एवं इसके अनेक प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। चतुःशाल गृहों का स्वरूप एवं इसके अनेक प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 1.2 प्रस्तावना। इस इकाई के माध्यम से आप वास्तुशास्त्र के अनुसार विभिन्न प्रकार के गृहों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ज्ञातव्य है कि मानव जीवन को सुखमय एवं ऐश्वर्ययुक्त बनाने तथा पुरुषार्थन चतुष्टय की सिद्धि में वास्तुशास्त्रोक्त रीति से निर्मित गृह की महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगोचर होती है। यह जानने योग्य है कि गृह के बिना मानवीय कार्य व्यवहार कितना जटिल है। वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों के विविध सिद्धांतों के आधार पर प्राचीन काल से ही मनुष्य सौंदर्य युक्त गृह निर्माण के साथ ही दिक्, देश और काल के अनुसार गृह निर्माण की अनेक विधियों का सूत्रपात करता रहा है। वास्तव में गृह निर्माण की ये विधियां अनेक प्रकार के गृहों के संरचना की आधारशिला हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के आवासीय एवं व्यावसायिक तथा देवालयों के अनेक भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। इन विभिन्न प्रकार के निवास गृहों में वर्णानुसार एवं उनके कार्यानुसार निवास वास्तु का निर्धारण और देवालयों में तदनुसार देवताओं की स्थापना अभीष्टदायक होती है। गृहों के विभिन्न प्रकारों का निर्माण देश या विश्व के अलग अलग स्थानों एवं वातावरण पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में देश के विभिन्न गणराज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के भवनों का उल्लेख प्राप्त होता है। भिन्न स्थानों पर निर्मित भवनों का स्वरूप, विस्तार, ऊंचाई आदि उस स्थान की भूमि, वातावरण आदि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 1.3 वास्तुशास्त्र का परिचय। वसंत्यस्मिन्निति वास्तुः। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से तुन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ निवास करना या वसना है। वसंती प्राणिनो यत्र। इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक प्राणी जहां पर निवास करता है उसके लिए वही वास्तु है। पाश्चात्य विद्वान मोनियर विलियम्स के अनुसार वास्तु शब्द का अर्थ द साइट और फाउंडेशन ऑफ अ हाउस, साइट, ग्राउंड, बिल्डिंग और ड्राइंग प्लेस। जब किसी अनियोजित भूखंड को सुनियोजित स्वरूप प्रदान कर उसे निवास योग्य बनाया जाता है तो उसे वास्तु कहा जाता है। वस्तुतः मनुष्य से संबंधित जितने भी अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं उन सभी जीवों के लिए वास्तु की परिकल्पना मुनियों द्वारा की गई है। मानव संबंधी वास्तु के अनेक प्रकार हैं, जैसे देवालय, ग्राम, नगर, पुर आदि। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्यों के निवास एवं कार्य करने योग्य भूमि एवं भवन में निवास करने वाले जनों को अधिकाधिक सुविधा के सिद्धांतों, नियमों, विधियों एवं प्रविधियों का प्रतिपादन जिस शास्त्र में किया जाता हो उस शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहते हैं। आचार्य विश्वकर्मा के अनुसार जहां पर देव, मनुष्य, गज, गो और अश्व आदि पशु वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। यथा देवताना नराणा च गजगोवाजिनाम्पि निवास भूमिशल्प गैर वास्तु संज्ञमुदीरितम। वास्तुशास्त्र की ऐतिहासिक परंपरा का अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि भारतीय वास्तुशास्त्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता। वस्तुतः वास्तुशास्त्र का उद्गम स्था वेद ही है। वास्तुशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में वेदविषयक प्रमाण ऋग्वेद में उल्लिखित है, जैसे वास्तोस्पते प्रति जानी ह्यस्मान स्वावेशो अन्मीवो भवानः यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदेशन चतुष्पदे। अर्थात हे वास्तोस्पते, तुम हमको समझो, हमारे घर को नीरोग करने वाले हो।
जो धन तुम्हारे पास है वह हमें दे दो। हमारे द्विपद अर्थात मनुष्यों एवं चतुष्पद अर्थात पशुओं के लिए कल्याणकारी हो। वास्तुशास्त्र स्थापत्य के भेद के अनुसार वास्तु का भेद भी 3 प्रकार से किया जाता है। 1 देववास्तु, 2 राजवास्तु, 3 लोकवास्तु एवं शिल्प। पौराणिक साहित्य में वास्तुशास्त्र का अनुशीलन करें तो ज्ञात होता है कि लगभग सभी पुराणों में वास्तुशास्त्र का वर्णन है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंध पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णुधर्मोत्तर पुराण में वास्तु विषयक वर्णन विशेष रूप से प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में गृह या नगर विन्यास हेतु वास्तु को पुरुष के रूप में कल्पित किया गया है, जिससे भूमि पर भी शारीरिक अंगों के अनुसार ही विभिन्न कक्ष आदि के निर्माण हेतु स्थानों का चयन सरलता से किया जा सके। अब यहाँ हम वास्तु पुरुष की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पौराणिक आख्यान के अनुसार प्राचीन काल में अंधकासुर नामक दैत्य एवं भगवान शंकर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवजी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी। उस बिंदु से एक विकराल मुख वाला प्राणी पैदा हुआ। उस प्राणी ने अंधकासुर के रक्त को ग्रहण कर लिया, फिर भी वह पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ। तब वह भगवान शंकर के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उससे कहा कि जो इच्छा हो वह वर मांगो। उस प्राणी ने वर मांगा कि मैं तीनों लोगों को ग्रसने में समर्थ होना चाहता हूँ। वर प्राप्त करने के पश्चात वह अपने विशाल शरीर से लोगों को अवरुद्ध करते हुए पृथ्वी पर आ गिरा। इससे भयभीत सभी देवताओं ने उसको अधोमुख करके वही स्तंभित कर दिया। जिस देवता ने उसको जहां दबाया था, देवता उसके उसी अंग पर निवास करने लगे। सभी देवताओं के निवास करने के कारण ब्रह्मा ने इसका नाम वास्तु पुरुष रखा। ने एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग के मध्य में एक महापुरुष उत्पन्न हुआ और जिसने उत्पन्न होते ही अपने शरीर से संपूर्ण भवन को व्याप्त करके शयन करा दिया। ब्रह्मा ने इस महापुरुष की रचना भाद्रपद कृष्ण तृतीया में की। उस दिन शनिवार कृत्तिका नक्षत्र, व्यतिपात योग व विष्टिकरण था। कुलिक योग में जन्म उस पराक्रमी पुरुष ने घोर शब्द करते हुए सबको भयभीत कर दिया। उस आश्चर्य को देखकर इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवतागण, भय मत करो, इस महाबली पुरुष के संग का विरोध मत करो, इसको अधोमुख गिराकर शंका रहित हो जाओ। तब सभी देवता मिलकर उस महापुरुष को गिराकर उसके ऊपर बैठ गए। इसके बाद वह पुरुष ब्रह्मा जी से बोला है, स्वामी आपने तो मुझे रचा, फिर बिना अपराध के यह देवता मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर कहा कि तुम इसी प्रकार देवताओं के सानिध्य में दबे रहो। प्रत्येक शुभ कार्य, ग्राम, नगर, दुर्ग, प्रसाद, गृह, जलाशय, उद्यान आदि निर्माण में तुम्हारी पूजा अनिवार्य रूप से होगी एवं जो मनुष्य तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे दरिद्रता एवं अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। अनुसार वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, पुराणों में कुछ मतवैविध्य के प्रवर्तक आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे मत्स्य पुराण के अनुसार भृगुरुत्रिवशिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजितच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ब्रह्मा कुमारो नंदीश शौनको गर्ग एव च वासुदेवोनिरुद्धश्च तथा शुक्रबृहस्पति अष्टादशैते विख्याताः वास्तुशास्त्रोपदेशकाः। संक्षेपेणोपदिष्टन् यन्मन्वे मत्स्यरूपिणः। इस प्रकार मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र के 18 प्रवर्तक कहे गए हैं, यथा 1 भृगु, 2 अत्रि, 3 वशिष्ठ, 4 विश्वकर्मा, 5 मय, 6 नारद, 7 नग्नजित, 8 विशालाक्ष, 9 पुरंदर, 10 ब्रह्मा, 11 कुमार कार्तिकेय, 12 नंदीश, 13 शौनक, 14 गर्ग, 15 वासुदेव, 16 अनिरुद्ध, 17 शुक्र, 18 बृहस्पति। एवं अग्नि पुराण में व्यस्तानी मुनिभिर्लोकं पंचविंशति संख्या के अनुसार वास्तुशास्त्र के 25 प्रवर्तक आचार्य तथा मानसार नामक वास्तु ग्रंथ में 32 प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन प्राप्त होता है।
एवं विश्वकर्म प्रकाश में 4 आचार्यों क्रमश गर्ग, पाराशर, बृहद्रथ, विश्वकर्मा का ही उल्लेख प्राप्त होता है। परंतु मुख्य रूप से वास्तुशास्त्र के मत्स्य पुराण के अनुसार 18 प्रवर्तक प्रसिद्ध है। 1 मार्च 2001 गृहों के प्रकारों का महत्व। वस्तुतः मनुष्य गृह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करता है। मनुष्य के जीवन में वही भवन अभीष्टदायक होता है जिसका निर्माण शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों अनुरूप हुआ होता है। ब्राह्मणादि सभी के लिए विभिन्न प्रकार के गृहों का उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही राजा के लिए भूमि एवं वास्तु का चयन निर्दिष्ट है। राजा अपने राज्य में सुशासन तभी कर सकता है जब राजप्रासाद का निर्माण शास्त्रानुसार किया गया हो। यही कारण है कि राजा के लिए राज्य के अनुकूल सुंदर लक्षणों से युक्त गृह का निर्देश किया गया है। हम सभी जानते हैं कि राजगृह समस्त राज्य का केंद्र बिंदु होता है, उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए राज्य के भौतिक वातावरण के अनुरूप राजभवन का निर्माण अपेक्षित होता है। अतः राजा के लिए निर्दिष्ट भवन का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भी गृह के विभिन्न प्रकारों का उपयोग समाज में किया जाना अपेक्षित है। आधुनिक समय में वास्तुशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग समुचित रूप से जिन जगहों पर नहीं हो रहा है, वहां वास्तुदोष जन्य विभिन्न समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। देवालय वास्तु में भी सभी वर्णों के लिए भूमि की प्रकृति अर्थात रस, रूप, गंध आदि का वर्णन प्राप्त होता है। यह ध्यातव्य है कि देवालय निर्माण का शुभ फल निर्दिष्ट नियमानुसार देवालय निर्माण से ही प्राप्त होता है। 1 मार्च 2002 पाषाणादि खंडों से निर्मित गृहों का स्वरूप आदिकाल से ही मानव प्राकृतिक आपदाओं एवं ग्रीष्मादि ऋतुओं में स्वयं को संरक्षित करने, वातावरण को अनुकूल बनाने तथा सुरक्षित जीवन यापन के लिए गृह निर्माण एवं समयानुसार गृह निर्माण की विभिन्न पद्धतियों का आविष्कार करता रहा है, जिनका वर्णन संक्षेप रूप में यहाँ किया जा रहा है। 1 पर्णकुटीर आदि काल में मानव ने विभिन्न प्रकार के पर्णकुटियों का निर्माण प्रारंभ किया, क्योंकि वृक्ष सदैव मनुष्य के उपयोग हेतु सुलभ रहे हैं। पर्णकुटियों का निर्माण सर्वप्रथम वृक्षों की टहनियों तथा बड़े बड़े पत्तों एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की टहनियों, तना आदि से वनों में ही अनुकूल पर्णकुटियों के निर्माण का होता है। पर्णकुटियों का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि से संबंधित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। आधुनिक काल में भी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से युक्त पर्णकुटियों का निर्माण होता है। ऐसे घर प्रायशः गांवों, आदिवासी एवं वनवासी जातियों में पाए जाते हैं। वस्तुतः ऐसे गृहों के निर्माण में अपेक्षाकृत बहुत कम धन का व्यय होता है। 2 पाषाणखंड से निर्मित गृह पर्णकुटियों के बाद धीरे धीरे पाषाण खंडों से गृह निर्माण प्रारंभ हुआ, क्योंकि पर्णकुटीर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि प्राचीन काल में पाषाण खंडों से गृह का निर्माण प्रारंभ होने लगा। वस्तुतः पाषाण खंडों से निर्मित गृह जो चिरस्थायी होते हैं। ऐसे गृहों की आयु सैकड़ वर्ष होती है। प्राचीन काल में इन गृहों के निर्माण में शास्त्रोक्त वज्रलेपों का प्रयोग होता था, जो सहस्रों वर्षों तक भवनों को सुदृढ़ रखते हैं। संप्रति हमारे देश में धरोहर के रूप में पत्थरों से निर्मित विभिन्न कलाकृतियों से युक्त ऐसे अनेक दुर्ग, राजप्रासाद एवं देवताओं के विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, जिनका निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। आधुनिक काल में भी कहीं कहीं पाषाण खंडों से सुंदर भवनों का निर्माण हो रहा है। अधिकांशतः मंदिरों के निर्माण में पाषाणों का प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि वर्तमान काल में पाषाण निर्मित गृहों के निर्माण में अत्यधिक धन का व्यय होता है, इसीलिए सामान्य जनमानस इस गृह का निर्माण नहीं कर सकता है। 3 गुफा, प्राचीन काल में गुफाएं भी मनुष्य के निवास की मुख्य स्रोत थी। प्रारंभ में मानव पहाड़ों के मध्य प्राकृतिक रूप से निर्मित रिक्त स्थानों को निवास के रूप में प्रयोग करता था। संभवतः अनेक प्रकार के जंतुओं
कीट सर्पादिकों के भय के कारण पहाड़ों में ही सुरक्षित स्थान बनाने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे यंत्रादिकों के आविष्कार के बाद पहाड़ों को काटकर निवास के अनुकूल स्थान बनाने लगा तथा उस समय में प्रचलित सुंदर कलाकृतियों का निर्माण भी गुफाओं में करने लगा। आज भी अजंता एवं एलोरा आदि की गुफाएं अपनी कलाकृतियों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल से काष्ठ से निर्मित गृह का प्रचलन रहा है। काष्ठ से निर्मित गृह में भूकंपादि प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय तथा आर्थिक क्षति अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। ऐसे गृहों के निर्माण में धन का व्यय भी कम होता है। ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लकड़ियों से सुंदर घरों का निर्माण दृष्टिगोचर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ियों से निर्मित गृह वर्तमान में भी अत्यधिक प्रचलित है। इससे वनवासी जातियां जंतुओं से अपनी रक्षा करते कृषि आदि कार्यों का समुचित रूप से निर्वहन करते हैं। 5. मिट्टी से निर्मित गृह। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही पाषाणखंडों के साथ गृह के निर्माण में चिकनी मिट्टियों का प्रयोग भी होने लगा। धीरे धीरे आरंभ में मिट्टी का प्रयोग वज्रलेपों के स्थान पर होने लगा। मिट्टी द्वारा भित्तियों अर्थात दीवारों का निर्माण भी होने लगा और इसके द्वारा भित्तियों पर सुंदर कलाकृतियों का निर्माण भी शुरू हो गया। ऐसे गृहों में छत के लिए बांस के तनाव की सहायता से मिट्टियों को सांचे में ढालकर उससे बने विशेष आकृतियों से तथा कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों के पत्तों और तनाव का प्रयोग किया जाने लगा, जो आज भी समाज में कहीं कहीं दृश्यमान है। 6. इष्टिका से निर्मित गृह। कालांतर में विभिन्न यंत्रों के निर्माण के साथ ही इष्टिका का निर्माण प्रारंभ हो गया। मिट्टी को एक सांचे में ढालकर उसे अपेक्षित तापमान पर पकाकर एक विशेष आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे ईंट कहा जाता है। पत्थर के गृहों के कुछ सैकड़ों साल बाद ईंटों से भी गृह का निर्माण प्रारंभ हो गया। ईंटों से बने गृह यद्यपि पत्थर की अपेक्षा मजबूत नहीं होते, परंतु अन्य गृहों की अपेक्षा अधिक आयु वाले होते हैं। इन गृहों का वर्णन भी वेदों के साथ ही प्राचीन ग्रंथों में अत्यधिक प्राप्त होता है। प्रायः सभी वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में ईंटों के लक्षण और निर्माण संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में भी अधिकांश गृह निर्माण में ईंटों का ही प्रयोग होता है, जिसका निर्माण अनेक जमे ईंटों का ही प्रयोग होता है, जिसका निर्माण अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से होता है। प्रत्येक गृहों की गुणवत्ता एवं उससे प्राप्त शुभाशुभ लाभ के आधार पर ही वास्तुशास्त्रीय महर्षियों ने पाषाण आदि से निर्मित गृहों की विशेषता को बताया है। कोटिघ्नं त्रिंजे पुण्यं मृण्मये दशसंगुणम्। एष्टिके शतकोटिघ्नं शैलेनन्तं फलं गृहे, अर्थात पर्णशाला से कोटि गुना फल, मिट्टी के घर से 10 कोटि, ईंट से निर्मित गृह से 100 कोटि और पाषाण से निर्मित गृह से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि ये उत्तरोत्तर चिरस्थायी होते हैं। गृह इन विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से निर्मित गृहों को उनके दिशाओं, आकृतियों के एवं स्वरूपों के आधार पर अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया। 5. मिट्टी से निर्मित गृह। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही पाषाणखंडों के साथ गृह के निर्माण में चिकनी मिट्टियों का प्रयोग भी होने लगा। धीरे धीरे आरंभ में मिट्टी का प्रयोग वज्रलेपों के स्थान पर होने लगा। मिट्टी द्वारा भित्तियों अर्थात दीवारों का निर्माण भी होने लगा और इसके द्वारा भित्तियों पर सुंदर कलाकृतियों का निर्माण भी शुरू हो गया। ऐसे गृहों में छत के लिए बांस के तनाव की सहायता से मिट्टियों को सांचे में ढालकर उससे बने विशेष आकृतियों से तथा कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों के पत्तों और तनाव का प्रयोग किया जाने लगा, जो आज भी समाज में कहीं कहीं दृश्यमान है। 6. इष्टिका से निर्मित गृह। कालांतर में विभिन्न यंत्रों के निर्माण के साथ ही इष्टिका का निर्माण प्रारंभ हो गया। मिट्टी को एक सांचे में ढालकर उसे अपेक्षित तापमान पर पकाकर एक विशेष आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे ईंट कहा जाता है। पत्थर के गृहों के कुछ सैकड़ों साल बाद ईंटों से भी गृह का निर्माण प्रारंभ हो गया।
ईंटों से बने गृह यद्यपि पत्थर की अपेक्षा मजबूत नहीं होते परंतु अन्य गृहों की अपेक्षा अधिक आयु वाले होते हैं। इन गृहों का वर्णन भी वेदों के साथ ही प्राचीन ग्रंथों में अत्यधिक प्राप्त होता है। प्रायः सभी वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में ईंटों के लक्षण और निर्माण संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में भी अधिकांश गृह निर्माण में ईंटों का ही प्रयोग होता है, जिसका निर्माण अनेक जमे ईंटों का ही प्रयोग होता है, जिसका निर्माण अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से होता है। प्रत्येक गृहों की गुणवत्ता एवं उससे प्राप्त शुभाशुभ लाभ के आधार पर ही वास्तुशास्त्रीय महर्षियों ने पाषाण आदि से निर्मित गृहों की विशेषता को बताया है। कोटिघ्नम त्रिंजे पुण्यम ऋण्मये दशसंगुणम एष्टिके शतकोटिघ्नन शैलिनंतम फलन गृहे, अर्थात पर्णशाला से कोटि गुना फल, मिट्टी के घर से 10 कोटि, ईंट से निर्मित गृह से 100 कोटि और पाषाण से निर्मित गृह से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि ये उत्तरोत्तर चिरस्थायी होते हैं। गृह इन विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से निर्मित गृहों को उनके दिशाओं, आकृतियों के एवं स्वरूपों के आधार पर अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया। 1 मार्च 2003 एकशाल गृहों के प्रकार। वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों ने धार्मिक कृत्यों का निर्वहन करते हुए सरलतया जीवन यापन करने हेतु वास्तु संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे दिक्, देश, काल के अनुसार सहस्रों गृहों के प्रकारों का उल्लेख शास्त्रों में प्राप्त होता है, जैसे एकशालगृह, द्विशालगृह, त्रिशालगृह, चतुःशालगृह, पंचशालगृह, 10शालगृह आदि। इन गृहों में सबसे पहले हम एकशाल गृहों की चर्चा करेंगे। एकशाल गृह ऐसे गृहों को कहा जाता है जिसका निर्माण भूखंड पर पूर्वादि चारों दिशाओं में किसी एक दिशा में हुआ हो। अलिंद, षड्दारु, अवरक, आवरणादि के आधार पर एकशाल गृहों के 104 भेद बताए गए हैं। वेश्मनामेक शालाना शतन स्याच्चतुरुत्तरम कथितन तच्च संस्थानैर्नाम्भिष्ट यथाक्रमम। इन गृहों में ध्रुवादि 16, सुंदरादि 16, हंसादि 16, अलंकृतादि 16, प्रभवादि 16, चूड़ामणि आदि 16 एवं रम्यादि 8 इस प्रकार 104 गृहों के भेद बताए गए हैं। ध्रुवादि षोडश गृह 1, ध्रुव 2, धान्य 3, जय 4, नंद 5, खर 6, कांत 7, मनोरम 8, सुमुख 9, दुर्मुख 10, क्रूर 11, सुपक्ष 12, धनद 13, क्षय 14, आक्रंद 15, विपुल 16, विजय, ध्रुवन, धन्य, जय, नंदन, खरं, कांतम, मनोहरम सुमुखम, दुर्मुखं, क्रूरं, सुपक्षं, धनदं, क्षयं, आक्रंदं, विपुलं चैवं विजयं गृहमुत्तमं। रम्याष्टक गृह, धान्य, मंद, कांत, सुमुख, क्रूर, धनद, आक्रांत एवं विजय सभागृहों के द्वारों पर दो दो अलिंदों के निर्माण से रम्यादि 8 गृहों का निर्माण होता है। 1, रमय 2, श्रीधर 5, कराल 6, सुलाभ 3, मुदित 4, वर्धमान 7, ध्वांक्षक 8, समृद्ध। इन ध्रुवादि गृहों में शालाओं के विभाग से विदित होकर यदि षड दारु का विनिवेश किया जाए तो सुंदरादि 16 प्रकार के गृहों का निर्माण होता है। सुंदरादि षोडश गृह 1, सुंदर 6, शिव 2, वरद 3, भद्र 4, प्रमोद 5, मुख 7, सर्वलाभ 8, विशाल 9, विलक्ष 14, शून्य 10, अशुभ 15, अजित 11, ध्वज 12, उद्योत 13, भीषण 16, कुलंदन, सुंदरम, वरदम, भद्रम, प्रमोदम, विमुखं, शिवम सर्वलाभम, विशालं च विलक्षम, शुभं, ध्वजम, उद्योतं, भीषणं, शून्यम, जितं, कुलंदम। नाम्भिर्वेश्मनामेशा गुंदोषान प्रकल्पयेत। शालाओं के आगे आड़े तिर्यक रूप से षड्दारु निवेश किए जाने से हंसादि षोडश प्रकार के गृहों का निर्माण होता है। 1, हंस 4, जयंत हंसादि षोडश गृह 2, सुलक्षण 3, सौम्य 5, भव्य 9, क्षेम 6,
उत्तम 13, उच्छन्न 14, व्यय 15, आनंद 16, सुनंद वृष शाला पुरोविनिर्युक्त तिर्यषड्दारुकारणात् हंस सुलक्षणं सौम्य जयंतं भाव्यमुत्तमं रुचिरं संभृतं क्षेमाक्षेम सुकृतं वृषम उच्छन्नं व्ययमानंदं सुनंदं चेति कीर्तितम् एषाम्पि यथार्थत्वाद गुणदोषान् निरूपेत। शाला के मध्य भाग में विनिवेश्य तिर्यक अथवा आड़े षड्दारु से परिकल्पित और मर्म स्थलों के वेददोष का त्याग करने से इन भवनों के अलंकृतादि अन्य 16 भेद होते हैं। अलंकृतादि षोडश गृह 1, अलंकृत 2, अलंकार 3, रमण 4, पूर्ण 5, अंबर 6, पुण्यक 7, सुगर्भ 8, कलश 9, दुर्ग 10, रिक्त 11, ईप्सित 12, सुभद्र 13, वंदित 14, दीन 15, विभव 16, सर्वकामद अलंकृत मलंकारण रमण पूर्णमंबरम पुण्य सुगर्भ कलशन दुर्गत रिक्तमीप्सितम सुभद्रन वंदितन दीना विभवन सर्वकामदम। शाला के अंत के भाग में षड्दारु न्यास के बाद अपवरक बनाने से बनने वाले अन्य 16 गृहों के भेद निम्न हैं। प्रभवादि षोडश गृह 1, प्रभव 2, भाविक 3, तिलक 4, क्रीड 5, क्रीडन 6, सुख 7, यशोद 8, कुकुद 9, काल 10, भासुर 11, सर्वभूषण 12, वसुधार 13, धनहर 14, कुपित 15, वित्तवृद्धिद 16, कुलोदय शालांतः स्थित षड्दारु पश्चात पवरे कृतः एभ्योप्रेपि निर्दिष्टा भेदाः षोडश वेश्मनाम्। प्रभवं भाविकं क्रीडं तिलकं क्रीडन सुखम यशोदं कुकुदं कालं भासुरं सर्वभूषणं वसुधारण धनहरण कुपितं वित्तवृद्धिदं कुलोद्य च विज्ञेयं गुणदोषास्तु पूर्ववत। उक्त प्रभवादि गृहों में क्रमशः चारों दिशाओं में अलिंद का परिष्कार होने से चूड़ामणि आदि 16 गृह निष्पन्न होते हैं। चूड़ामणि आदि षोडश गृह 1, चूड़ामणि 2, प्रभद्र 3, क्षेम 5, अद्भुत 7, भूति 9, विरोध 11, निरामय 4, शेखर 6, विकास 8, हृष्ट 10, कालपाशक 12, सुषा 13, रौद्र 14, मोघ 15, मनोरथ 16, सुभद्र अनंतमिहोक्तानि यानी वेश्मानि षोडश। प्रत्येक तान्यलिंदेन परिष्कुर्यात् चतुर्दिशम तब्देदेभ्यः प्रसूतानि कथ्यामो विधानतः। चूड़ामणि प्रभद्रं च क्षेमं शेखरमद्भुतं विकासं भूतिदं हृष्टं विरोधं कालपाशकम्। निराम्य सुशालं च रौद्रं मोघ मनोरथं सुभद्रं चेति सद्न संज्ञाभिरुपलक्षयेत्। वस्तुतः एकशाल गृहों में ध्रुवादि षोडश गृह अधिक प्रचलित रहे हैं। प्रायशः ग्रंथों में इन गृहों की विशद चर्चा की है। वास्तुविदों ने अपने हम यहाँ मुख्य रूप से प्रचलित ध्रुवादि गृहों के लक्षण और फलों का अध्ययन करेंगे। यहाँ सारणी के द्वारा ध्रुवादि षोडश गृहों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, जिसका ज्ञान आप सभी सरलता से कर सकते हैं। गृह के लिए प्रस्तारक चक्र विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्रदर्शित सारणी में प्रस्तार के माध्यम से गृहों में द्वार तथा शाला कक्ष हेतु निर्देश दिया गया है, जिसमें गुरु एस के द्वारा शाला एवं लघु 1 के द्वारा द्वार का संकेत प्राप्त होता है। उक्त गृहों में दिशा के ज्ञान हेतु सदैव पूर्वादि दिशा को ही ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण के लिए जय नामक गृह में प्रस्तार का संकेत 51-55 है। यहाँ दूसरे स्थान पर लघु 1 का चिन्ह है। अतएव द्वार का स्थापन दक्षिण दिशा में करना अपेक्षित है। अतएव सारणी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ध्रुव नामक गृह के प्रस्तार में ध्रुवादि षोडश गृहों में निवास के फलों का विवेचन वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में इस प्रकार प्राप्त
है। ध्रुव संज्ञक गृह में निवास करने से विजय प्राप्त होती है। धन्य संज्ञक गृह में धान्य का आगमन होता है। जय संज्ञक गृह में शत्रुओं पर जय होती है। नंद नामक गृह में समस्त समृद्धि हस्तगत होती है। खर संज्ञक गृह में कष्ट मिलता है। कांत नामक गृह में संपदाओं का लाभ मिलता है। मनोरम गृह में आयु संपदाएं प्राप्त होती हैं एवं गृहपति को संतुष्टि, वित्त, ऐश्वर्य, आरोग्य मिलती है। सुमुख नामक गृह में रहने पर राजा से सम्मान प्राप्त होता है। दुर्मुख संज्ञक गृह कलह कारक होता है। क्रूर संज्ञक गृह में व्याधि एवं भय होता है। सुपक्ष गृह में गोत्र एवं समुदाय की उन्नति होती है। धनद गृह में मनुष्य स्वर्णरत्नादि सहित गोधन को प्राप्त करता है। क्षय गृह सदैव के लिए क्षयकारक माना जाता है। आक्रंद नामक गृह निज ज्ञाति जनों के लिए मृत्युकारक माना जाता है। विपुल संज्ञक गृह आरोग्यप्रद होता है। विजय नामक गृह ख्याति एवं समस्त संपदाएं प्रदान करता है। ध्रुवेयं वाप्नोति धने धान्यागमो भवेत्। जय सपत्ना जयति नंदे सर्वाः समृद्धयः। खर्मायास्दं वेश्म कांते च लभते श्रियं। आयुरारोग्यमैश्वर्यं तथा वित्तस्य संपदः। मनोर्मे मनस्तुष्टिर्गृह भर्तुः प्रकीर्तिता। सुमुखे राज्य सम्मान दुर्मुखे कलह सदा। क्रूर व्याधिभ्यण क्रूरे सुपक्ष गोत्र वृद्धिकृत। धंदे हेमर्तनादि गाश्चैव लभते पुमान। क्षयं सर्वक्षयं गृहमाक्रांदं ज्ञाति मृत्युदम। आरोग्य विपुले ख्यातिर्विजय सर्वसंपदः। विशाल गृहों के प्रकार। विशाल गृह उन गृहों को कहते हैं जिनका निर्माण भूखंड पर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः किन्हीं दो दिशाओं में होता है। इन गृहों का आकार एल होता है। द्विशाल गृहों की संख्या मुख्य रूप से 6 है तथा इन गृहों को लघु प्रस्तार, मूषक, वीथिका, अलिंद आदि के योग से 52 भेद कहे गए हैं। 1 सिद्धार्थक 5, चुल्ली दंड 4, बाल 2, सुचार 6, काच सिद्धार्थ यमसूर्यं च दंडाख्य वात संगेतम। चुल्ली का च मुख्यानि द्विशालानि षडैव ही। 1 सिद्धार्थ गृह, जिस द्विशाल गृह में हस्तिनी और महिषी संज्ञक 2 शालाओं का नियोजन किया गया हो उसे सिद्धार्थ गृह कहा जाता है। यह गृह संपत्ति एवं अर्थ का कारक माना जाता है। सिद्धार्थ गृह के 11 भेद कहे गए हैं जो निम्न हैं। 1 वसुधार 2, सिद्धार्थक 5, शिव 6, कामप्रद 9, निष्कलंक 10। धनाधीश वसुधारण भवेत् तेषामाद्यं सिद्धार्थकं ततः कल्याणकं शाश्वतं च शिव कामप्रदं तथा। 3 कल्याणक 4, शाश्वत 7 स्त्रीद 8, शांत 11। कुबेर स्त्रीदं शांतं निष्कलंकं धनाधीशं कुबेरकं सिद्धार्थं नुजानेव मेतानेकाच क्रमात्। 15 यमसूर्य, यह गृह महिषी और गावी संज्ञक शालाओं का योग बनता है। इस गृह में निवास करने से तुल्य कष्ट होता है। इस गृह के 11 भेद कहे गए हैं। 1 सहार 2 सूर्य 3, काल 4, वैवस्वत 5, यम 6, कराल 7, विकराल 8, कबंध 9, मृतक 10, शव 11। महिष मृत्यु संहारे यमसूर्यं च कालं वैवस्वतं यमं करालं विकरालं चकबंधं मृतकं शवम। मसूर्यस्य भेदाः स्युः सद्मनो महिषं तथा। 3 दंड, यह गृह गावी और छागली 2 शालाओं के नियोजन से बनता है। यह गृह सदैव भयप्रदायक होता है। इस दंड गृह के भी 11 भेद कहे गए हैं जैसे 1 प्रचंड 2, चंड 3, दंड 4, उदंड 5, कांड 6, कोटर 7, विग्रह 8, निग्रह 9, धूम्र 10, निर्ध 11, दतिदारुण 4। वात, इस गृह में छागली और हस्तिनी शालाएं संयुक्त होती हैं। यह गृह उद्वेग कारक माना जाता है। इस वातगृह के 11 भेद इस प्रकार हैं। 1 मरुत 2, पवन 3, वात 4, अनिल 5,
प्रभंजन 6, घनारी 7, अम्बुद्विध्वंसी 8, प्रलय 9, कलह 10, कली 11, कलिचुल्ली 5, चुल्ली महिषी और छागली शाला के संयोजन से बनने वाले गृह को चुल्ली गृह कहा जाता है। यह गृह धननाशक माना जाता है। इसके 4 भेद कहे गए हैं। 1. रोग 2, चुल्ली 3, अनल 4, भस्म 6, कांच। इस गृह में हस्तिनी और गावी शालाएं संयुक्त होती हैं। यह गृह सहृद मित्र और प्रीति का नाश करने वाला माना जाता है। कांच गृह के भी अन्य 4 भेद कहे गए हैं। 1. छल 2, कांच 3, कुलघ्न 4। विरोधी त्रिशाल गृहों के प्रकार। त्रिशाल गृह वे गृह होते हैं जिनका निर्माण पूर्वादि 4 दिशाओं में किन्हीं 3 दिशाओं में एक साथ ही होता है। त्रिशाल इन गृहों का आकार यू होता है। त्रिशाल भवनों के भेद प्रभेद से 72 प्रकार बताए गए हैं। त्रिशाल भवन के मुख्यतः 4 भेद हैं। 1. हिरण्यनाभ 2, सुक्षेत्र 3, चुल्ली 4, पक्षघ्न मुख्यानि तेषु चत्वारि कथ्यन्ते तानि नामतः। हिरण्यनाभं सुक्षेत्र चुल्ली पक्षघ्नमेव च। 1. हिरण्यनाभ गृह। शाला कक्ष न। जिस गृह में उत्तर दिशा में कोई शाला कक्ष न हो वह हिरण्यनाभ नामक गृह होता है। ऐसा भवन गृहस्वामी को अर्थ प्रदाता होता है। इस भवन के 18 भेद कहे गए हैं जो इस प्रकार हैं। 1. जाम्बूनद 5, कनक 2, हिरण्य 6, कांचन रुक्म 4, हेम संज्ञ सुवर्ण 9, संताप 10, सार 11, चामीकर 12, तपन 13, तापनीय 17, भूषण 14, शातकुंभ 18, भूतिभूषण 15, हिरण्यनाभ 16, कल्याण 2। सुक्षेत्र गृह। जो भवन पूर्व दिशा में शाला रहित हो वह सुक्षेत्र नामक गृह होता है। यह सुक्षेत्र गृह अपने नाम के अनुसार ही रिद्धि-वृद्धि प्रदाता होता है। इस भवन के 18 प्रकार निम्न हैं। 19. नाभ 2, सूर्यप्रभ 5, वासव 6, इंद्र 3, मत्तवार्णक 7, हरि 4, केसरी 8, हंस 9, सारस 10, कुंजर 11, तोयद 12, मेघमाल 13, धारासार 14, महोदर 15, करदम 16, सुक्षेत्र 17, प्रकर 18, धान्यपूरक 3। चुल्ली गृह दक्षिण दिशा में शालाहीन गृह चुल्ली कहलाता है। यह गृह वित्त विनाशक कहा जाता है। चुल्ली गृह के प्रकार इस प्रकार हैं। 1. भुजंगम 2, निर्जीव 3, विहंग 4, नकुल 5, पन्नग 6, शतच्छिद्र 7, सर्प 8, कोप 9, भगंदर 10, उद्वेजन 11, संन्यास 12, निस्तोष 13, करुणानन 14, वारण 15, दारण 16, चुल्ली 17, ककुद 18, कंदर 4, पक्षघ्न गृह। पश्चिम दिशा में शाला रहित गृह को पक्षघ्न कहा जाता है। यह गृह वैरविग्रह को बढ़ाने वाला एवं कुल का नाशक होता है। इस भवन के प्रकार निम्नलिखित है। 1. राक्षस 2, ध्वांत 3, देवारी 4, सुरदारुण 5, घोषण 6, व्याघ्र 7, शार्दूल 8, शोषण 9, विशोषण 10, मत्तद 11, निरानंद 12, शाकुन 13, विघ्न 14, निर्घृण 15, रिपुसंहद 16, पक्षघ्न 17, सुतघ्न 18, वैरिपूरण
हिरण्यनाभमुत्कृष्टं हीनमुत्तरशाल्या तत्स्यात् धनप्रदं भर्तुआ सुक्षेत्र पूर्वया विना सुक्षेत्र लक्षणोपेतमैद्धिवृद्धिप्रदं विभोः चुल्ली दक्षिण्या हीना शाल्या वित्तनाशिनी पक्षघ्नं पश्चिमाहीनं वैरकृत कुलनाशन अलिन्दयोगादेतेषां लघुप्रस्तारयोगता मूषायोगाच भेदाः स्युरष्टादश पृथक पृथक। पुनः इन 4 गृहों में अलिंदों के संयोजन, लघु प्रस्तार के अनुक्रम से योजन तथा मूषाओं, शाला और अलिंद के मध्य का स्थान के संयोजन से पृथक पृथक प्रत्येक गृह के 18 भेद कहे गए हैं। ये सभी गृह अपने नाम के अनुसार फलदायक होते हैं। चतुःशाल गृहों के प्रकार। चतुःशाल गृह ऐसे गृह होते हैं जिनमें पूर्वादि चारों दिशाओं में शाला, द्वार, अलिंद, बरामदा का निर्माण होता है। इन गृहों में मंडप भद्रादि के साथ ही षड्डारू का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे गृह राजप्रसाद और देवालयों के लिए शुभप्रद होते हैं। वाल्मीकि रामायण में रावण के ऐसे गृहों के नामोल्लेख मिलते हैं। अग्निपुराण में चतुःशाल भवनों के 200 प्रकार बताए गए हैं। गृहों में मूषाओं, भद्रों और अलिंदों के आधार पर सभी गृहों के सैकड़ों भेद ग्रंथों में पाए जाते हैं, किंतु हम यहाँ मुख्य रूप से प्रचलित गृहों के भेदों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में चतुःशाल गृहों के 256 भेद बताए गए हैं। चतुःशालानि वेश्मानि यानी तेषां शतद्वयम् पंचाशच्चाधिका षड्भिर्ज्ञातव्या मनीषिभिः। 2 भद्र विन्यास के आधार पर भी चतुःशाल भवनों के अनेक प्रकार बताए गए हैं। एक भद्रगृह प्रस्तार के अंतर्गत एक लघु लक्षण वाले न्यास को एक भद्र कहा गया है। संख्या के विभागानुसार इनकी संख्या 8 होती है। 1 प्रगायत, 2 प्राग्विलग्न, 3 जय, 4 संयमन प्रिय, 5 प्रतीच्य, 6 प्रास्विन्यास, 7 सुभद्र, 8 कलहोत्तर द्विभद्र गृह। इन गृहों में पूर्व भद्रा से लेकर पूर्वोत्तर विधान के अनुसार पूर्व या पहली मूषा पूर्व या पर एवं दक्षिण दिशा की ओर रहती है। इनके 28 भेद इस प्रकार है। 1 ईर, 2 सुनीत, 3 आग्नेय, 4 द्वीप, 5 आप्य, 6 सुसंयम, 7 अर्धर्च, 8 ऐब, 9 व्याकोश, 10 नैऋत्य, 11 वृषभ, 12 विन, 13 काव्य, 14 विपास, 15 आनीर, 16 कांत, 17 सौब, 18 विपश्चिम, 19 गवय, 20 श्रीवा, 21 श्लिष्ट, 22 गण, 23 भीम, 24 अयोगम, 25 वर्त, 26 चल, 27 शठ, 28 क्रांत। इसी प्रकार क्रमशः सभी 8 भद्रों के अनेक भेदों का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। 1 मार्च 2004 पंचशाल, षटशाल, सप्तशाल, अष्टशाल, नवशाल एवं 10 शाल गृहों के प्रकार। वस्तुतः पंचभुजाकार भवन पंचशाल भवन कहलाते हैं। पूर्वादि 4 दिशाओं में इन भवनों में 5 और कक्षों का निर्माण होता है। साथ ही षटशाल गृहों में 6 और कक्षों का निर्माण होता है, अर्थात ऐसे भवन षटकोण आकृति के होते हैं। इसी तरह सप्तशाल गृह सप्तभुजाकार, अष्टशाल अष्टभुजाकार, नवशाल नवभुजाकार एवं 10 शाल 10 भुजाकार भवन होते हैं। संप्रति ऐसे गृह आजकल बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैं। इन गृहों के लगभग 1025 भेद बताए गए हैं तथा षटशाल गृहों के 4096 प्रकार कहे गए हैं। सहस्रम पंचशालाना स्यात् तथा पंचविंशतिः षट्शालाना षण्णवतिः स्यात् तथा सहस्रचतुष्टयम् वेश्मानि सप्तशालानि भवन्ति परिसंख्यया। पंचषष्टिसहस्राणि तथा पंचशतानि च गृहाणामष्टशालाना षट्त्रिशत्प्रा भवेत्। लक्षद्वयं सहस्राणि द्विषष्ट्यः शतमेव च गृहाणा नवशालाना चत्वारिंशच्चतुर्युता। दशलक्षसहस्राणि चत्वारिंशत् तथाश्च। सप्ततिस्तथा शतानि दशशालाना पंचषट्स्। इसी तरह अन्य गृहों के अलिंद, द्वार, मूषक, भद्र आदि के आधार पर अनेक भेद बताए गए हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। सप्तशाल गृहों के 65,500 भेद बताए गए हैं। अष्टशाल गृहों के 262,136 भेद हैं। नवशाल वेश्मों के 248,044 भेद हैं।
दशाल गृहों के 576 भेदों का उल्लेख वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में प्राप्त होता है। 1.4 सारांश मनुष्य अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए स्वयं के प्रकृति के अनुसार वास्तु शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार जिन गृहों का निर्माण करता है वे गृह मनुष्य को सभी प्रकार के सुख देने वाले होते हैं। वास्तुशास्त्र आचार्यों ने गृहों के करोड़ों भेद बताए हैं जिनका अनुसरण कर आधुनिक काल में भी विभिन्न प्रकार के गृहों का निर्माण किया जा रहा है। आचार्यों ने सदैव प्राणियों के दिक् देश काल के अनुसार ही वास्तु विन्यास के निर्देश दिए हैं। जैसे राजाओं के लिए चतुहशाल गृह उत्तम माना जाता है। इन गृहों के चारों दिशाओं में द्वार का निवेश किया जाता है जो एक राजप्रसाद को सौंदर्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। गृहों के स्वरूपों का सरलता से ज्ञान हो सके इसके लिए गृहों को एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल आदि के रूप में विभाजित कर उनके अनेक भेदों के लक्षणों को बताया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।